गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस। आज मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक मिला हुआ है वो है रिस्पिरेशन, श्वसन। आप सभी जानते हैं, इससे पहले प्लांट्स में हम फोटोसिंथेसिस पढ़ चुके हैं, प्रकाश संश्लेषण की। जो फोटोसिंथेसिस है वो एनाबॉलिक प्रोसेस है और उसी के अगेंस्ट जो रिस्पिरेशन है ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो रिस्पिरेशन जो श्वसन है, तो श्वसन क्रिया क्या है? जो भी फूड मटेरियल फोटोसिंथेसिस के द्वारा सिंथेसाइज होता है उस फूड मटेरियल्स का ऑक्सीडेशन या कैटाबॉलिज्म प्रोसेस के द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा का जैविक क्रियाओं में उपयोग हम करते हैं। क्योंकि बिना एनर्जी के ये पूरा जो जितना भी यूनिवर्स है ये बिना एनर्जी के नहीं चल सकता। तो चूंकि हम लोग बायोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जीव हैं, हम लोगों को भी सारी जैविक क्रियाओं के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा किससे मिलती है? भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से मिलती है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। तो ऐसी वाइटल प्रोसेस, ऐसी जैविक क्रिया जिसमें फूड मटेरियल्स का या भोज्य पदार्थ का या रिस्पायरेटरी सब्सटेंस का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। इट इज आल्सो ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैसी विघटनात्मक क्रिया है और जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होकर के हमारी जैविक क्रियाओं में काम आती है। इसे क्या कहते हैं? रिस्पिरेशन कहते हैं। तो जो रिस्पिरेशन है इट इज एन कैटाबॉलिक एक्सोथर्मिक एंड ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। कैटाबॉलिक भी है, आपको पता है। उपापचय किसे कहते हैं? मेटाबॉलिज्म में दो पार्ट होते हैं उपापचय में, एक को कहते हैं एनाबॉलिज्म, एक को कहते हैं कैटाबॉलिज्म। तो जो मेटाबॉलिज्म है उपापचय, तो शरीर में जितनी भी जैविक क्रियाएं हो रही दैट इज कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म, उपापचय। और उपापचय में दो पार्ट होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण, और दूसरी प्रोसेस होती है यहाँ पर कैटाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म क्या होता है? जटिल पदार्थों का विखंडन। तो इसमें क्या होता है यहाँ पर कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस। सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का जो फॉर्मेशन है, जो निर्माण है, सब्सटेंसेस, दैट इज कॉल्ड द एनाबॉलिज्म। क्योंकि एना मीन्स होता है फॉर्मेशन। क्या होता है एना मीन्स? फॉर्मेशन। और जो कैटाबॉलिज्म है, तो इसमें जो कैटा मीन्स होता है, कैटा मीन्स होता है डिग्रेडेशन, विखंडन। तो विखंडन का मतलब है यहां पर द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू, देख रहे हैं आप यहां पर सिंपल सब्सटेंस क्या बन रहा था? कॉम्प्लेक्स बनते। यहां पर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का कन्वर्जन हो रहा है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना क्या है? ये कैटाबॉलिज्म। हिंदी में कहते हैं अपचय। और ये क्या है? इट इज कॉल्ड द उपचय। तो इसमें एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। कवर कर रहा है यहां तक? हाँ। इसमें एग्जांपल क्या है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा प्रोटीन संश्लेषण, बॉडी की ग्रोथ, सब क्या है? एनाबॉलिज्म है। लेकिन जो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है इसमें एग्जांपल है रिस्पिरेशन। तो श्वसन में जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में विखंडन होता है। एज वेल एज दिस प्रोसेस इज मोस्टली टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, सो इट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेटिव प्रोसेस एंड द लॉट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। तो अभी हमने आपको क्या समझाया? कैटाबॉलिज्म, रिस्पिरेशन हम पढ़ रहे हैं, इसलिए कैटाबॉलिज्म उपचय, अपचय प्रोसेस है। फिर हम आते हैं एक्सोथर्मिक में। एक्सोथर्मिक क्या होता है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें
या रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एक्सो मीन्स होता है आउटसाइड, या फिर क्या करना, रिलीज करना, रिलीज। और थर्मिक मीन्स क्या होता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है या तापमान बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हिंदी में क्या कहते हैं यहाँ पर, ऊर्जा क्षेपी। ऐसी अभिक्रिया, ऐसी वाइटल रिएक्शन जिसमें ऊर्जा क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है, दैट इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। तो एक होता है किसी चीज की बर्निंग, तो बर्निंग में भी टेम्परेचर बढ़ता है, और रेस्पिरेशन में भी एनर्जी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। तो जो बर्निंग है वो क्या है, यहाँ पर कौन सी है, नॉन लिविंग प्रोसेस है, और ये कैसी है, इट इज एन वाइटल। एक शब्द और जोड़ना है, वाइटल प्रोसेस है, कैटाबॉलिक है, एक्सोथर्मिक है, और क्या है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। तो वाइटल माने होता है सजीव, सजीव प्रोसेस। तो इसमें चूंकि टेम्परेचर रिलीज हो रहा है एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड एंड ट्रैप्ड या स्टोर्ड, ट्रैप में लिख क्या लिख सकते हैं, स्टोर्ड, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, किस रूप में, एटीपी। एटीपी के रूप में एनर्जी क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है, एंड दिस एटीपी इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी। क्या कहते हैं इसको, एनर्जी करेंसी कहते हैं। जैसे हम बाजार जाते हैं, कोई भी चीज़ हमको परचेज करनी होती है तो क्या होता है, पैसा लगता है, हम मनी देते हैं, उसके बदले में कोई चीज़ परचेज कर सकते हैं। उसी प्रकार से ये ऊर्जा मुद्रा है। हमारे शरीर में कोई भी एक्टिविटी हो रही है, कोई भी क्रिया हो रही है, वाइटल प्रोसेस, सभी में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एंड एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एटीपी। और एटीपी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एडीपी में, ठीक है, और प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट में। कभी कभी कन्वर्ट हो जाता है एएमपी, मैग्नीशियम मोनोफास्फेट, और इनऑर्गेनिक फास्फेट, दो बन जाते हैं। तो जो एटीपी है, इट इज एन न्यूक्लियोटाइड। क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है एटीपी। आपने यहाँ पर डीएनए आरएनए पढ़ा है। डीएनए आपको पता है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उसके दो प्रकार हैं। कौन कौन से, एक डीएनए और एक आरएनए। तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। तो जो ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं तो हम उसको कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉली बने मैनी, और एक न्यूक्लियोटाइड में 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक होता है बेस, एक होता है शुगर, और तीसरा क्या होता है, फास्फेट। जो न्यूक्लियोटाइड होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब है डीएनए आरएनए, और न्यूक्लियोटाइड इज द बेसिक यूनिट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड की बेसिक यूनिट है न्यूक्लियोटाइड। जैसे सपोज करिए कि ये पूरा रूम जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ ये पूरा न्यूक्लिक एसिड है, तो इसमें अलग अलग जो ईंट है वो सब क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। और एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ होती है, बेस होता है, शुगर होता है, फास्फेट होता है। हम ये आपको इसलिए बता रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड नहीं पढ़ा रहे हैं, कि हमने अभी एटीपी वर्ड का यूज़ किया। तो एटीपी में क्या होता है कि बेस कौन सा है, एडेनिन। शुगर डिपेंड करता है कि डीएनए में है या आरएनए में है। तो शुगर हो सकती है यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज हो सकती है, और राइबोज भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकती है। और फास्फेट का सिंबल आपको पता ही है। तो जब एडेनिन समाचार, एडेनिन क्या होता है, द्विचक्रीय बेस होता है, हेट्रोसाइक्लिक भी कहते हैं, ऐसा 9 कार्बन का, ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन का बेस होता है, द्विचक्रीय होता है। प्यूरीन का एग्जाम्पल है, प्यूरीन में एडेनिन भी आता है और ग्वानिन भी आता है। तो जब एडेनिन शुगर और फास्फेट से जुड़ जाता है तो उसको कहते हैं यहाँ पर एडेनोसिन, ठीक है। और अगर यहाँ पर डीऑक्सी शुगर जुड़ा तो क्या होगा, डीऑक्सी एडेनोसिन। अब डिपेंड करता है कि फास्फेट कितना जुड़ा। अगर एक फास्फेट जुड़ रहा है तो बनेगा एएमपी, नाम हो जाएगा एडेनोसिन
मोनोफास्फेट, इसका मतलब फास्फेट एक जुड़ा, अगर दो एक फास्फेट जुड़ जाते हैं दैट इज कॉल्ड द एडीपी। तो एडीपी आपको पता ही हो जाएगा, एडिनोसिन डाइफास्फेट। और अगर तीन फास्फेट मॉलिक्यूल जुड़ गए तो हो जाएगा एटीपी, यहां पर हो जाएगा एडिनोसिन। बेस और शुगर मिल करके बना दी एडिनोसिन, ठीक है ना, और तो एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। तो ये चूंकि फास्फेट मॉलिक्यूल है दैट इज कॉल्ड द हाई एनर्जी बॉन्ड। जो फास्फेट होते हैं वो क्या होते हैं, हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं। फास्फेट्स आर हाई एनर्जी। तो हाई एनर्जी बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ जाते हैं और इसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसा ये सिंबल है इसका हाई एनर्जी बॉन्ड का, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन से प्रदर्शित ना करके हम उसको थोड़ा सा ऑब्लिक या तिरछी लाइन से प्रदर्शित करते हैं, दैट इज कॉल्ड द हाई एनर्जी बॉन्ड। तो ये जो फास्फेट है, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, तो सबसे ज्यादा एनर्जी एटीपी में होती है और इसी फॉर्म में एनर्जी क्या रहती है, स्टोर रहती है। और जो भी सब्सटेंस, अभी हमने आपको कैटाबॉलिक बताया, फिर क्या बताया इसके पहले आपको एक्सोथर्मिक। अब ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को डिटेल में नहीं बताना, आपको पता है ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो और जो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, मोस्टली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड मटेरियल्स का या रिस्पायरेटरी मटेरियल्स का विखंडन हो रहा है। तो द फूड मटेरियल्स या द सब्सटेंस which are oxidized in respiration to give energy are known as, उन्हें क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस। रेस्पिरेटरी तो रेस्पिरेटरी सब्सटेंस माने श्वसन पदार्थ, जिन पदार्थों से ऊर्जा क्या हो रही है, उत्पन्न हो सकती है, वो यहाँ पर रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस कहलाते हैं। और जो रेस्पिरेटरी सब्सटेट, तो सब्सटेंसेस कह सकते हैं या सब्सटेट कह सकते हैं, यहाँ पर सब्सटेंसेस को ऑब्लिक करके सब्सटेट लिख सकते हैं। अब क्या है यहाँ पर कि जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है, द एनर्जी इज रिलीज्ड, energy is released by degradation of carbon-carbon bonds of respiratory substrate। श्वसन में भाग लेने वाले पदार्थों में उपस्थित कार्बन कार्बन बॉन्ड के मध्य जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है एंड are essential for growth, vital activities and formation of new substances। जो नए पदार्थ बॉडी के अंदर बनना है उनके फॉर्मेशन के लिए भी जो एनर्जी चाहिए वो फूड मटेरियल के डिकम्पोजिशन से हमको क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब हम यहाँ पर देखते हैं मोस्टली कि जो रिस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है उस रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में मेन एनर्जी गिविंग सब्सटेंस क्या होता है। हमको पता है कि जो यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैविक अणु, इससे पहले आपको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाया है। तो बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट भी था, लिपिड भी था, प्रोटीन भी था, विटामिन्स थे, न्यूक्लिक मिनरल्स थे, न्यूक्लिक एसिड था, इतनी चीज तो थी। इसमें कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, दीज आर द एनर्जी गिविंग सब्सटेंसेस। एनर्जी
यील्डिंग सब्सटेंसेस। ऊर्जा उत्पादक पदार्थ कौन कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट और लिपिड थे। प्रोटीन क्या था इसमें? ग्रोथ सब्सटेंसेस। बॉडी बिल्डिंग के लिए या जो ग्रोथ के लिए जो सब्सटेंस था दैट इज नेम्ड एज द प्रोटीन। और जो विटामिन और मिनरल्स थे दीज आर कॉल्ड द मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स। उपापचयी नियंत्रक थे, ये ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर रहे थे, ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स थे। और ये क्या है? ये द जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ था, जेनेटिक मटेरियल। तो जैविक अणु में मुख्य रूप से इतनी कैटेगरी हमने डिवाइड की थी कि कार्बोहाइड्रेट लिपिड दोनों एनर्जी यील्डिंग हो गए, प्रोटीन ग्रोथ सब्सटेंस हो गया, विटामिन मिनरल्स क्या हो गए? मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स हो गए, और मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स का न्यूक्लिक एसिड क्या हो गया? जेनेटिक मटेरियल हो गया। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो एनर्जी यील्डिंग सब्सटेंसेस हैं ऊर्जा उत्पादक, मेनली कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड भी है, बट इन द absence of carbohydrate lipid protein also gives out the energy। तो सबसे पहले ये एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट। हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में रहता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है। ये स्टोर्ड फॉर्म है। कौन सा है? स्टोर्ड फॉर्म। किसके अंदर? बॉडी के अंदर, एनिमल बॉडी के अंदर। ठीक है, ग्लाइकोजन नॉट फॉर द प्लांट्स में नहीं। तो स्टोर्ड फॉर्म ग्लाइकोजन इन एनिमल्स, तो एनर्जी या सॉरी एनिमल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में, एंड यहाँ तक आ रहा है बोर्ड, हाँ, एंड स्टार्च इन द प्लांट्स में किस फॉर्म में स्टोर रहता है कार्बोहाइड्रेट? स्टार्च, मंड के रूप में। तो ग्लाइकोजन के रूप में हो या मंड के रूप में हो, सब जब रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का तो उसमें स्टार्च बनता है। अब जब स्टार्च बन रहा है तो हम यहाँ पर जब रिस्पिरेशन प्रोसेस में दिखाते हैं तो क्या करते हैं यहाँ पर कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है दैट इज द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरलतम इकाई जो है वो ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन दिखाते हैं, इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट का विखंडन होता है। इन द अब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगर कार्बोहाइड्रेट बॉडी में खत्म हो गया, ठीक है, तो फिर उसके बाद किसका डिकम्पोजिशन होता है? लिपिड का होता है। ये हमको ऊर्जा देते हैं। लिपिड में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं, बट नॉट इन द रेशियो ऑफ द 1:2:1। इसमें जो कार्बोनेट में जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो 1:2, 2:1 के अनुपात में होता है। लेकिन लिपिड में ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो होते हैं, बट द रेशियो इज नॉट 1:2:1। लिपिड में ये रेशियो नहीं होता, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन की तुलना में कम होती है। अब जब ऑक्सीजन कम होगी तो वायुमंडल से ऑक्सीजन लेंगे ऑक्सीजन श्वसन में और ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन में मोर एनर्जी रिलीज है। लिपिड से हमको ऊर्जा ज्यादा मिलती है लेकिन थोड़ा देर से मिलती है। तो जो ऑयल और फैट होते हैं, ऑयली सब्सटेंस होते हैं, वो भी हमको क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। तो रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट दोनों है। लेकिन जिस समय कार्बोहाइड्रेट और लिपिड दोनों खत्म हो जाते हैं, ठीक है, उस समय फिर क्या होता है? अगर ह्यूमन बींग्स में देखें या एनिमल्स में देखें तो पहले व्यक्ति को अगर आप किसी कमरे में बंद कर दें तो पहले उसकी बॉडी का पूरा ग्लाइकोजन क्या हो जाएगा? यूज हो जाएगा। यही कंडीशन फास्ट में होती है। व्रत जब हम रहते हैं तो पहले पूरी बॉडी में जितना ग्लाइकोजन स्टोर था वो सब फूड के रूप में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर श्वसन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है और एग्जॉस्ट हो जाता है एनर्जी। फिर अगर हमको फूड नहीं मिल रहा तो हमारी बॉडी का लिपिड क्या होगा? फैटी जो लेयर है वो धीमे धीमे डिकम्पोज होगी और क्या देना शुरू करेगी? ऊर्जा। 10 दिन तक या लगभग 7-8 दिन तक एनर्जी हमको लिपिड से मिल सकती है, ठीक है ना, डेथ होने से पहले। फिर जब पूरा लिपिड खत्म हो जाएगा तो फिर अब प्रोटीन बचेगी। तो एट लास्ट जो है, एट लास्ट प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्ट होती है? एसिटिल कोएंजाइम। अभी आगे बताएंगे एसिटिल कोएंजाइम में। एट लास्ट, और प्रोटीन भी कन्वर्ट हो जाती है। तो ह्यूमन बींग्स में जो मसल्स जब जिस समय डिकम्पोज होने लगती है तो पूरी बॉडी ऐसी क्या हो जाती है? झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। इसका मतलब है फैट के बाद प्रोटीन लेयर में डिकम्पोज होना शुरू हो गई और उसके बाद क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति लगभग 25-30 दिन तक जिंदा रह सकता है बिना फूड के।
तो हम यहाँ पर जो श्वसन पढ़ रहे हैं उसमें हमारा मेन मकसद क्या है कि हम ये बताएं कि कौन कौन से रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं। तो मेनली कार्बोहाइड्रेट है, इन समटाइम्स लिपिड एंड आल्सो द प्रोटीन, ये एनर्जी प्रोड्यूसर हैं। और जो एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं वो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ द रिस्पायरेशन, मोस्टली रिस्पायरेशन takes place in माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन की अधिकांश क्रियाएं, नॉट ऑल द रिएक्शंस, मोस्टली रिस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, सो इट इज कॉल्ड द सेलुलर रिस्पिरेशन। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ mitochondria in the cell, it is called cellular respiration, cellular, इसीलिए इसको कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यहाँ पर सिंपल सा रिएक्शन है C6H12O6 प्लस 6O2, रिस्पिरेशन हो रहा है, इट इज कन्वर्टेड इनटू द 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP आल्सो नोन एज द 686 किलो कैलोरी, 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पूर्ण विखंडन से। और 38 ATP में इतनी एनर्जी होती है। 38 से डिवाइड कर देंगे 686 को, तो पर ATP की एनर्जी आपको पता चलेगी ATP कितनी एनर्जी देता है। तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के विखंडन से 38 ATP बनते हैं एंड CO2 एंड H2O इज रिलीज्ड आउट। इस क्रिया में क्या बनता है? CO2 और H2O बनता है। तो इसका लाभ क्या है कि हमारे शरीर में जो रिस्पिरेशन हो रहा है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का, फूड मटेरियल्स का, उससे लगातार क्या बन रही है? H2O भी बन रहा है, शरीर को जल की प्राप्ति हो रही है। इसीलिए जो कैमल होता है, ऊंट का जो हम्प होता है, कुबड़, उस कुबड़ में बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट स्टोर रहता है संचित। जिस समय रेगिस्तान में उसको जल नहीं मिल रहा है, वाटर डेफिशिएंसी हो जाती है, तो फैट का डिकम्पोजिशन होता है, तो उसमें क्या बन जाता है? जल बनता है। उसी को मार करके उसका पानी निकाल लेते हैं वो लोग, क्योंकि अब रेगिस्तान में मरने लगते हैं। तो फिर ऊंट के कुबड़ को काट करके उससे क्या निकाल लेते हैं? वाटर निकाल लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है फैट के डिकम्पोजिशन से क्या बन रहा है? यहाँ पर वाटर बन रहा है, तो थोड़ी बहुत मात्रा में वहाँ पर पानी मिल जाता है। तो श्वसन क्रिया में ग्लूकोज के विखंडन से CO2, H2O और 38 ATP बनते हैं। अब क्या है कि यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि जो रिस्पिरेशन हम पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। तो जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, श्वसन अंग, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। अब अगर रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स आप देखते हैं एनिमल्स में, हम यहाँ पर कंपैरेटिव पढ़ा रहे हैं, अगर जंतु में देखते हैं तो श्वसन अंग बहुत सारे हैं। कौन कौन से हैं आपको पता है? नासल ओपनिंग है, ठीक है। नासल ओपनिंग के बाद क्या है? यहाँ पर फेरिंग्स है, ग्रसनी है। फिर इसके बाद कहा जाता है ये कौन सी नली है जिससे एयर अंदर जा रही है? ट्रैकिया है, श्वास नली है। ट्रैकिया के बाद क्या है? लंग्स हैं, ठीक है ना, प्राइमरी या मेन रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। लेकिन इन प्लांट्स में, अगर हम प्लांट्स के केस में देखते हैं तो नो सच स्पेशल ऑर्गन्स, इस तरह के कोई भी विशिष्ट ऑर्गन नहीं पाए जाते। आप प्रेजेंट, इस तरह के रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। तो जब रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाएंगे तो जो श्वसन क्रिया होगी, रिस्पिरेशन या गैसियस एक्सचेंज वाया टिनी पोर्स, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, क्या कहते हैं? स्टोमेटा।
इन आर एरियल पार्ट्स। एरियल पार्ट्स में इस तरह के छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं जिससे होकर के गैसियस एक्सचेंज हो सकता है या गैसियस एक्सचेंज होता है, और इसी के थ्रू यहाँ पर क्या होता है, रिस्पिरेशन होता है। एंड आल्सो लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स मैंने आपको बताया था कि जो वुडी टिश्यू होते हैं या वुडी ट्रीज होते हैं उसमें जो छाल जगह जगह से फटी होती है उसको क्या कहते हैं, वातरंध्र बोलते हैं, दैट इज द लेंटिसेल्स। तो लेंटिसेल्स के माध्यम से भी क्या हो सकता है, यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज या रिस्पिरेशन हो सकता है। अब जो सेल रिस्पिरेशन है वो लेवोशिया कहते हैं। अकॉर्डिंग टू लेवोशिया, respiration is just like the combustion. लेवोशिए कहते हैं कि जो श्वसन है वो किसकी तरह है, यहाँ पर बर्निंग की तरह है, कंबस्टन की तरह, दहन की तरह है, लेकिन यहाँ पर बेसिक डिफरेंस होता है। क्या क्या डिफरेंस है, पर डिफरेंस है यहाँ पर रिस्पायरेशन और कंबस्टन में डिफरेंस देखिए। ये लेवोशिए ने कहा था कि जस्ट लाइक द कंबस्टन, की दहन की तरह होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या देख लें, डिफरेंसेस देख कि क्या डिफरेंस है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस। एक तो ये सबसे मेन डिफरेंस है कि ये क्या है, यहाँ पर वाइटल प्रोसेस है, वाइटल प्रोसेस जैविक क्रिया है, और ये क्या है यहाँ पर नॉन वाइटल है, नॉन लिविंग प्रोसेस। सबसे मेन तो एक यही डिफरेंस हो गया कि जैविक और अजैविक हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, बायो केमिकल प्रोसेस। ये कैसा है, ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस, फिजियोकेमिकल प्रोसेस, ठीक। तीसरा क्या डिफरेंस है कि जो रिस्पायरेशन होता है यहाँ पर उसमें क्या होता है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कैसी होती है, स्टेप वाइज होती है, स्टेप वाइज एनर्जी रिलीज। जब स्टेप वाइज एनर्जी रिलीज होगी एटीपी के रूप में, तभी हम उसका क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। यहां पर क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन शॉर्ट टाइम। बहुत कम समय में बहुत ज्यादा एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, तो हम उसका यूज नहीं कर पाते। अब देखिए जो रिस्पायरेशन होता है उसमें जो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर राइजेस अप टू ए लिमिट। हम श्वसन कर रहे हैं, हमारे साथ श्वसन हो रहा है, थोड़ी टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि 100 डिग्री हो जाए तो डेथ हो जाएगी। यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर अनलिमिटेड, बहुत तेजी से टेम्परेचर बढ़ जाता है, कितना भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि द अमाउंट ऑफ द रेस्पिरेटरी सब्सटेंस एंड द नेचर, कि फैट जला रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या जला रहे हैं, कितनी मात्रा में जला रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर नो लाइट इज प्रोड्यूस्ड, नो लाइट, प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है श्वसन में, जबकि यहाँ पर क्या होता है, लाइट आल्सो प्रोड्यूसेस। जब भी किसी चीज को जलाएंगे तो थोड़ी मात्रा में प्रकाश भी उत्पन्न होता है, केवल टेम्परेचर के साथ साथ जो है प्रकाश भी उत्पन्न होगा, जबकि रिस्पिरेशन में यहाँ पर लाइट प्रोड्यूस नहीं होती है। इसके अलावा बताइए और कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी रह गया, बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट रह गया अभी यहाँ पर रिस्पिरेशन में और कंबस्टन में। यहाँ पर क्या है,
एंजाइम कंट्रोल्ड प्रोसेस है। श्वसन क्या है? एंजाइम कंट्रोल्ड प्रोसेस है, और यहां पर ऐसा कुछ नहीं, ये एंजाइम कंट्रोल्ड प्रोसेस है। और बताइए एक और डिफरेंस है श्वसन और दहन में। एक डिफरेंस ये है कि जब श्वसन होता है तो ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है, बस ये ऐसा नहीं कि साल्चे के राख बची और क्या उत्पन्न हो गई, एनर्जी। इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते हैं। हमने श्वसन में पढ़ा है, अभी आगे पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में स्टेप वाइज ढेर सारे क्या बनते हैं, सब्सटेंसेस बनते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते हैं, और एनर्जी भी क्या होती है, रिलीज होती रहती है। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट कंपाउंड्स आल्सो, ये सबसे इसेंशियल प्रोसेस है कि इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। यहां पर इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं बनते हैं, सीधे सीधे एनर्जी रिलीज होने के बाद सब राख हो जाता है। ठीक है, दिस द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रिस्पिरेशन एंड कंबस्शन। अब हम आते हैं यहाँ पर कि टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन, कि श्वसन कितने प्रकार का होता है। तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के आधार पर यहाँ पर रिस्पिरेशन क्या है, 2 टाइप्स का है। टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन, on the basis of availability of oxygen, availability of oxygen, respiration is of 2 types। 2 तरह का रिस्पायरेशन होता है, एनारोबिक एंड एनारोबिक को हिंदी में क्या कहते हैं, अनाक्सी, और एरोबिक को क्या कहते हैं, तो सिंपल है, इतना तो आपको भी पता है कि ये एनारोबिक का ये होता है और ये होता है। ठीक है, हम दोनों को पढ़ते हैं। हम पहले आते हैं किसमें, एनारोबिक रिस्पायरेशन में, क्योंकि एरोबिक को डिटेल में पढ़ना है। तो अनऑक्सी का मतलब ये है कि आ माने हिंदी में आ माने होता है अनुपस्थित, माने कि नहीं, ऐसे विलोम शब्द पढ़ते हैं। ठीक है, कि जो है उपस्थित हो, अनुपस्थित, इस तरह से। उसी प्रकार से तो O2 इज absent, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है। और जब ऑक्सीजन absent होगी तो फूड मटेरियल्स का क्या होगा, रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट्स, रेस्पिरेटरी substrate is incompletely broken down, incompletely broken down, and less amount of energy is released, कम मात्रा में ऊर्जा क्या होती है, उत्पन्न होती है। आप देखेंगे यहाँ पर कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब बर्न आउट करता है तो एक सिंपल रिएक्शन है, एथेनॉल बनता है, CO2 बनता है, और लगभग 2 ATP एनर्जी बनती है। या फिर यहाँ पर क्या बन सकता है, लैक्टिक एसिड बन सकता है, या कोई एसिड बन सकता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड प्लस CO2 प्लस ATP। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है दैट इज द इनकम्प्लीटली ब्रोकन डाउन, अपूर्ण रूप से इसका ऑक्सीकरण हुआ है, विखंडन हुआ है। इसका मतलब है कि जो कम एनर्जी रिलीज इसलिए हो रही है कि लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन दीज कंपाउंड,
बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा इसी में संचित है। तो ये जो एल्कोहल है मेन, जिसमें एनर्जी स्टोर रहती है, इसी को पी के लोग नाली में पड़े रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रेकडाउन हुआ तो ऊर्जा कम स्टोर हुई, तो ये जो अमाउंट एनर्जी है वो किस में रह गई, इंटरमीडिएट कंपाउंड में रह गई। इसीलिए यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट है उसका अपूर्ण विखंडन होता है, और अपूर्ण दहन या अपूर्ण विखंडन होने के कारण कम अमाउंट में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसीलिए इस तरह का जो श्वसन है वो या तो पैरासाइट्स में पाया जाता है, ठीक है, या फिर हमारे जिस समय बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स में भी इस तरह का रिस्पिरेशन होता है, जर्मिनेटिंग सीड्स में भी होता है अल्प मात्रा में ऑक्सीजन श्वसन। और इसके अलावा जितने भी लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है ना, जैसे बैक्टीरिया वगैरह है, तो मोस्टली इस तरह का रिस्पिरेशन, नॉट ऑलवेज। तो इस हम लिख सकते हैं यहाँ पर दिस टाइप ऑफ रिस्पिरेशन फाउंड इन पैरासाइट्स, परजीवियों में पाया जाता है, ठीक है। ह्यूमन मसल्स, हमारी मसल्स में हो सकता है, एंड लोअर ऑर्गेनिजम्स, निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाने वाला कौन सा कहलाता है, अनाक्सीजन। अब इसके बाद हम आते हैं किसमें, ऑक्सीजन, एरोबिक। एरोबिक रिस्पिरेशन, ऑक्सीजन। नाम से समझ में आ रहा है एरोबिक है कि किसकी प्रेजेंस में होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ। यहाँ क्या होगा, हम एक रिएक्शन बना देते हैं पहले, द फूड मटेरियल या रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, respiratory substrate is completely broken down into simpler substances and lot of energy is produced, lot of एनर्जीज, अधिक मात्रा में क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब जब अधिक मात्रा में, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट क्या हुआ है, फूड मटेरियल्स का डिग्रेडेशन हुआ, कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल क्या है इसमें, हायर ऑर्गेनिजम्स, जितने भी उच्च श्रेणी के जीव हैं, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट्स हो, उसमें मोस्टली रिस्पिरेशन जो होता है वो कैसा होता है, एरोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है, क्या जी, मोस्टली कॉर्डेटा, ठीक है ना। कॉर्डेटा के अलावा भी जैसे फाइलम आर्थ्रोपोडा है, उसमें इंसेक्ट हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पर एरोबिक रिस्पिरेशन करते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो नहीं करते, जैसे मान लीजिए कि हमारा अर्थवर्म है, वो एरोबिक तो होता है लेकिन थोड़ी बहुत देर के लिए बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है, एनारोबिक हो सकता है। पैरासाइट्स हैं, एस्केरिस, फ्लैटवर्म, ये सब क्या है, एनारोबिक श्वसन करते हैं। अब अगर हम डिफरेंस देखें, मेन डिफरेंस एरोबिक और एनारोबिक में, यहाँ पर क्या है, जो भी हमारा रिएक्टेंट है या रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट कंप्लीटली ब्रोकन डाउन होता है, देंगे
respiratory substrate completely broken down, completely. यहां पर क्या होता है, इनकम्प्लीटली ब्रोकन। एक तो डिफरेंस ही हो गया। दूसरा डिफरेंस है यहाँ पर लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड, एनर्जी ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होती है। यहाँ पर क्या होता है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। हमको ये नहीं था 2 ATP और 36 ATP, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड। और बताएं, CO2 ऑलवेज प्रोड्यूस्ड, यहां पर क्या होता है, CO2 मे बी और नॉट मे बी। CO2 इसेंशियल नहीं है कि उत्पन्न हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों कंडीशन हो सकती है। अब एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस और है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें होता है ये साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहां पर का होता है, अकर इन साइटोप्लाज्म, अकर्स इन, ये साइटोप्लाज्म होता है, ये हमेशा साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ठीक है, हम आते हैं किसमें, डिटेल में, एरोबिक रेस्पिरेशन। लिखिए, हेडिंग डालिए यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन, या ऐसे लिखिए क्या रिस्पायरेशन, श्वसन। अभी समझ लीजिए, श्वसन जो है 2 स्टेट में होता है, एरोबिक या एनारोबिक। हम डिटेल में लिखा रहे हैं, आप लिख चुके हैं अभी। एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है, चाहे एनारोबिक हो चाहे एरोबिक हो, जो ग्लूकोज होता है पहले ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। कहाँ पर होती है ये क्रिया, साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, और ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से दोनों में क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है। पायरुविक, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन चाहे दोनों में, यहाँ ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से ग्लाइकोलिसिस क्रिया हो रही है और क्या बन रहा है, यहाँ पर पायरुविक एसिड बनता है। अब अगर एयर O2 प्रेजेंट हो गई, बोर्ड में कहाँ तक कवर कर रहा है, आ जाएगा। अब यहां पर इफ O2 प्रेजेंट, यदि O2 प्रेजेंट होगी तो फिर ये किस रिएक्शन में जाएगा, क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, और क्रेब्स साइकिल कहां चलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। और क्या बनेगा यहां पर, CO2 H2O और लॉट ऑफ एनर्जी, CO2 H2O एंड लॉट ऑफ एनर्जी। समझ गए। अगर O2 प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर क्या लिखे, O2 अब्सेंट, अगर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हुई कोशिका में, तो फिर पायरुविक एसिड जो बना है इससे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा और क्या होगा, यहाँ पर लेस एनर्जी एंड एथेनॉल बन सकता है। क्या बन सकता है, लैक्टिक एसिड बन सकता है, मतलब फूड मटेरियल का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा। तो ग्लाइकोलिसिस क्रिया तो होगी दोनों में, चाहे वो एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो,
लेकिन उसके बाद अगर O2 प्रेजेंट है तो क्रेब्स साइकिल की क्रिया होगी और नहीं है तो नहीं होगी। हमको ये वाला नहीं पढ़ना है, तो ये पढ़ना है तो हमको कॉमनली ग्लाइकोलिसिस तो पढ़ना ही है। ग्लाइकोलिसिस के बाद अगर O2 प्रेजेंट है तो क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे तो लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, और नहीं तो यहीं पर आकर के एथेनॉल बनकर ये खत्म हो जाएगा। इसको बनाइए फिर हम इसको ग्लाइकोलिसिस पढ़ाते हैं। अब देखिए हमको मेन पार्ट याद है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मतलब है यहाँ पर द डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज, डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज। आप नाम देखिए ग्लाइको, आप सोचे ग्लूकोलिसिस होना चाहिए, ग्लाइको माने होता है ग्लाइकोजन, किससे बना है ग्लाइकोजन से। ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है किसमें ग्लूकोज में, तो ग्लाइकोजन इज द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज। ऐसा ही ग्लाइकोजन में ग्लूकोज होता है, ग्लाइकोजन भी कन्वर्ट हो किसमें होता है ग्लूकोज में। और लाइसिस माने क्या होता है, लाइसिस माने होता है ब्रेक डाउन, क्या करना तोड़ना। तो ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन है या ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन उसे क्या कहते हैं ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। और ये जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है यहाँ पर discovered by Gustav Embden, जिसने डिस्कवर किया उसका नाम है यहाँ पर गुस्ताव एम्बेडन, ऑटो मेयरहॉफ, 3 साइंटिस्ट थे, एंड जे परनास। So named as EMP pathway। हाँ 9 स्टेप पूरी होती है ग्लाइकोलिसिस की, ठीक है। अब हम यहाँ पर ग्लूकोज से बता दिया साइटोप्लाज्म में होती है, गुस्ताव एम्बेडन, ऑटो मेयरहॉफ और जे परनास वगैरह से नाम पर EMP पाथवे मान रखा गया, साइटोप्लाज्म में कंप्लीट हो रही है। अब ग्लाइकोलिसिस का हम स्टेप बनाते हैं, कैसे ग्लाइकोलिसिस होती है, लैंग्वेज ना बनाकर उसको एक यहाँ पर केमिकल फॉर्मूले के रूप में, ठीक है ना, चेन के फॉर्म में बनाया हुआ है। यहाँ पर हम सबसे पहले देते हैं ग्लूकोज। अब आपको यहाँ पर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखना है, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको पता है वो 6 कार्बन का होता है। जैसे ही ग्लूकोज में हम ATP की क्रिया कराते हैं तो ATP से मिल जाता है ADP, एंजाइम लगता है यहाँ पर हेक्सो, चूंकि कितने
कार्बन का था, 6 कार्बन का था, 1 मोल था, इसलिए एंजाइम लगेगा हेक्सोकाइनेज। हेक्सो माने 6 और काइनेज हमेशा लगता है या तो एटीपी टूटे या एटीपी बने, दोनों में कहता है। तो ग्लूकोज में एक फास्फेट जैसे ही जुड़ा, 6वें नंबर पर जुड़ गया फास्फेट, मैं समझाता जा रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि ग्लूकोज 6 कार्बन का था, तो इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट, क्योंकि 6वें नंबर पर क्या जुड़ गया, फास्फेट जुड़ गया। एंजाइम में हमेशा एज लगा होता है। अब आप देखिए, आपको पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों एक दूसरे के समवयवी हैं, दोनों का अणु सूत्र एक ही है, संरचना सूत्र अलग अलग है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है। तो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया गया एंजाइम है फॉस्फोहेक्सोआइसोमरेज द्वारा फ्रक्टोज 6 फास्फेट। अभी तक ये ग्लूकोज था, अभी भी ये 6 कार्बन का है और 1 मोल है। अभी भी ये 6 कार्बन का है और कितने, हम यहाँ पर लिखते हैं, जगह की कमी होने का यहाँ लिख रहे हैं। अभी भी ये 6 कार्बन का है और कितने मोल है, 1। इस वाले को भी हम ऊपर लिख दे रहे हैं, आपको और क्लियर दिखाई देगा बोर्ड में, 6 कार्बन का है। देखिए किस तरह से ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गया। अब फ्रक्टोज में जब कन्वर्ट हो गया तो फिर से एक एंजाइम लगा यहाँ पर फॉस्फोहेक्सोकाइनेज। देखिए काइनेज लगा, फिर से एक एटीपी किससे बदलेगा, एडीपी में। अभी केवल एक नंबर 6वां फास्फेट था, यहाँ पर भी फास्फेट जुड़ गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इट इज नेम्ड एज द फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेट। अभी भी ये 6 कार्बन का है, अभी भी ये 1 मोल है। आप देख रहे हैं इसमें कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, 6 कार्बन का है, 1 मोल है। अब यहाँ पर एक एंजाइम लगता है एल्डोलेज, एंजाइम में यहाँ पर लिखता हूँ एल्डोलेज। ऐसे एंजाइम के नीचे में ऐसे डैश लाइन खींच देता हूँ, समझ आ जाएगा। और फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट अभी तक 6 कार्बन का था, अब ये 3 कार्बन के 2 यौगिक पे टूट गया। देखो यहाँ से टूट गया ऐसे, 3 कार्बन के 2 यौगिक पे। एक का नाम है PgAl और एक का नाम है DHAP। PgAl का पूरा नाम है फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, 1 मोल। और इसका नाम है यहाँ पर डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। कितने कार्बन का है, 3 कार्बन के, कितने मोल है, 1 मोल। देख लीजिए DHAP का पूरा नाम लिखा है। अब क्या होगा, ये वाला 3 कार्बन का यौगिक है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो ये कितने मोल हो जाएंगे, 2 मोल हो जाएगा। अभी 1 था, अब इसके कन्वर्ट होने के बाद ये फिर से कितने मोल हो गए, 2 मोल। उस समय ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो आप सोचेंगे कार्बन संख्या बढ़ कैसे गई। अब फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का फिर आगे क्या होगा, फर्दर डिग्रेडेशन होगा। बनाइए आइसोमरेज एंजाइम लगा दिया यहाँ पर, ट्रायोज में 3 कार्बन का,
यहाँ पर क्या होगा, NAD कन्वर्ट होगा NADH2, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 NAD कर दे, 2 मोल, ये 2 मोल क्या बनाएगा NADH2। एंजाइम क्या लगेगा, डिहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजन निकल रहा है। और ये बनेगा 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड, 3 कार्बन का है और कितने मोल हैं, 2 मोल हैं। 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। अब देखिए, ये जब 3 कार्बन के 2 मोल में हो गया तो पहले पर भी फास्फेट और तीसरे पर भी फास्फेट। अब यहाँ पर एंजाइम फिर से काइनेज, तो क्या होगा, पहली बार 2 ADP किसे बदलेंगे, ATP, और ये पहले नंबर का फास्फेट दोनों का हट जाएगा तो नाम हो जाएगा केवल यहाँ पर 3PGA, 3 फास्ट, शायद नीचे नहीं जा रहा होगा ना बोर्ड में, हाँ जा रहा है, 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड। अभी भी ये 3 कार्बन का है, कितने मोल हैं, 2 मोल है। हमें यहाँ पर 2 ATP का बेनिफिट हो गया। थ्री फास्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। हम इसको ऊपर ले आ रहे हैं ऐसा, ये 3PGA, कितने कार्बन का, 3 कार्बन का, कितने मोल है, 2 मोल। समझाने के लिए यहाँ ले आए, उनका जगह नहीं थी। अब इसमें एंजाइम लगेगा म्यूटेज, बोल आ रहा है यहाँ तक, हाँ, एंजाइम लगेगा म्यूटेज, और ये फास्फेट तीसरे नंबर से उठ के कहाँ जाएगा, दूसरे पर, इसका नाम हो जाएगा 2PGA। फास्फेट चेंज हुआ है, तीसरे से कहाँ गया, दूसरे कार्बन पर, सेम, कोई चेंज नहीं आया अभी तक यहाँ पर। फिर एंजाइम लगता है इनोलेज, और इनोलेज लगने के कारण से H2O निकल जाएगा, और ये मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में होता है, मैग्नीशियम, और ये कन्वर्ट हो जाएगा फास्फो PEP, फास्फो इनॉल पाइरुवेट। अभी भी ये 3 कार्बन का है, और कितने मोल हैं, 2 मोल हैं, फास्फोइनॉल पाइरुवेट। ठीक है। लास्ट में फिर से यहां पर एंजाइम लगेगा काइनेज, और ये जो सेकंड नंबर पर फास्फेट लगा है ना, फास्फो, ये क्योंकि 2 मोल थे तो 2 ADP कैसे बदल जाएंगे, 2 ATP में। एक बार ये बेनिफिट हुआ, एक बार यहाँ हुआ, तो ये कैसे बन जाएगा, पाइरुविक एसिड, पाइरुविक एसिड के 3 कार्बन के कितने मोल, 2। फिर देख लीजिए, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन, या ग्लूकोज जो है हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फास्फेट बन गया। ग्लूकोज के 6ठे नंबर पर क्या जुड़ गया, फास्फेट। ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के समावयवी हैं, दोनों 6 कार्बन के हैं, तो एंजाइम लगा आइसोमरेज, आइसोमरेज लगने का ग्लूकोज से मिल गया फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज में फिर से एंजाइम लगा काइनेज, तो फिर से एक ATP किसे बता, ADP में, तो फ्रक्टोज में पहले 6वें बार फास्फेट था, पहले 6 दोनों का हो गया, नाम हो गया फ्रक्टोज 1,6-डाइफास्फेट। इतना तक आपको समझ में आ गया। एल्डोलेज एंजाइम लगा, तो ये 3 कार्बन के 2 यौगिक टूट गया, फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइऑक्सीजोन फास्फेट। बाद में ये भी इसमें कन्वर्ट हो गया, तो ये कितने मोल हो गए, 2 मोल। जब 2 मोल हो गए तो ये फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में एंजाइम लगेगा डिहाइड्रोजिनेज,
और हाइड्रोजन निकल गया, और हाइड्रोजन निकलने के कारण एल्डिहाइड किसमें बदल गया, एसिड में। अभी नाम है यहाँ पर 1,3 इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी क्या था, 2 जगह फास्फेट लगा था, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये 3 कार्बन के 2 मोल है, इसमें एंजाइम लगा काइनेज, और पहले नंबर का फास्फेट दोनों मोल से निकल गया तो 2 ATP बन गए, नाम हो गया 3PGA, केवल हट गया 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड और 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड म्यूटेज बने, केवल क्या शिफ्ट हुआ है, फास्फेट। अभी भी 3 कार्बन है और 2 मोल है। 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड में एनोलेज एंजाइम लगता है मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में और जल निकल जाता है तो बदल जाता है फास्फोइनोल पाइरुवेट। अभी चूंकि ये भी 3 कार्बन का और कितने मोल है, 2 मोल, तो जैसे ही काइनेज लगेगा एंजाइम तो फिर से 2 ATP बनेंगे और क्या बन जाएगा, पाइरुविक एसिड। तो ग्लाइकोलिसिस में 9 स्टेप में 6 कार्बन का ग्लूकोज 3 कार्बन के 2 यौगिक में टूट जाता है, इसे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, लास्ट स्टेप में प्रोडक्ट बन गया, ठीक है ना। तो ये है 1 2 3 और ये 4 के बाद हम सीधे इसमें आएंगे, ये हो गया 5 और 6 और 7 और 8 9, 9 के बाद लास्ट स्टेप में ऑलरेडी प्रोडक्ट क्या हो गया, बन गया। तो हम 2 जगह यहाँ पर इनिशियल नहीं जोड़ेंगे, तो इसको नहीं जोड़ेंगे, इसको नहीं जोड़ेंगे। तो 9 स्टेप में ग्लूकोज के विखंडन से क्या बन गया, पाइरुविक एसिड बन गया। कई जगह लिखा था 10 स्टेप की, वो भी सेम है, आपको ये नहीं करना है 9 स्टेप 10 स्टेप रिएक्शन। तो आपने देखा कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का क्रमबद्ध विखंडन हुआ है। और देखिए अब इसकी समरी देख लीजिए, 2 ATP यूज हुए हैं, एक ये और एक ये, और हमें 2 2 4 ATP बने हैं। तो यहाँ पर ATP यूज कितने हुए, ATP यूज्ड 2 और ATP प्रोड्यूस्ड कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 4। देख रहे हैं यहाँ पर 2 ये और 2 ये। अब एक चीज अभी और याद रखना है, जो NaDH2 निकला था ये आगे एक NaDH2 1 NaDH2 इक्वल टू कितने ATP बनाता है, 3, इसलिए 2 कितने बनाएगा और कैसे बनाएगा अभी आगे बताएंगे। कितने ATP, 6। तो 6 और 4 10, ये और ये 10 उत्पन्न हुए और 2 क्या हो गए, यूज हो गए। तो बेनिफिट कितने का हुआ, 8। तो ग्लाइकोलिसिस में हमको 8 ATP का लाभ हो गया, 2 ATP यूज हो गए और 6 ATP ये बने और 4 डायरेक्ट बने, 10 बन गए, 10 में से 2 रुपए खर्च हो गए, तो कितना बचा, 8 ATP का हमको लाभ हो गया। दैट इज द ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। इसका एक कल कराएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।